नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी के लिए जो हम लोग सफलता सीरीज देख रहे थे, आज हम सफलता सीरीज में क्लास नंबर 7 को देखेंगे। इससे पहले हमने आपको 6 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही जो बच्चे पीडीएफ बाय किए हैं उनको कंटेंट की पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देख समझ रहे होंगे और तैयारी को सही दिशा में ले जा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए एसएससी का प्रे टू मेंस तक का, चाहे कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे एमटीएस दे रहे हो या फिर सबसे बड़े सीजीएल दे रहे हो, है ना। बिहार एसएससी पुलिस दरोगा का एक कंबाइंड कंटेंट है और रेलवे के लिए परीक्षा दर्पण है, जो अब तक जो भी रेलवे के 2-3 एग्जाम हुए हैं वहाँ पे तो खूब काम किया है, आगे भी करेगा। और पैरासीटामोल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, इनका 2.0 भी आ गया है। तो आप लोगों को जैसा रिक्वायर्ड है आप लोग ले सकते हैं। इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करेंगे तो भी आपको व्हाट्सअप पे ले जाएगा और कंटेंट आप वहाँ बाय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। एक भी बातों को स्किप नहीं कीजिएगा, तभी आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा होगी। इस बात पे मत जाइए कि हमारे वीडियो में व्यू 100, 200, 50 हैं, है ना। इस बात पे जाइए कि कंटेंट आपको मैं वही पढ़ाऊँगा जो एग्जाम में आएगी, इसीलिए आपको पढ़ना चाहिए। भीड़ का हिस्सा तो पूरा दुनिया है और मैं, अगर आप बनना ही चाहते हैं तो मैं मना करने वाला कौन होता हूँ। आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पढ़िए, मैं ये भी बताया हूँ पहले से, लेकिन मेरा भी कंटेंट पढ़िए, आपको फ़ायदा करेगा, ये एक सलाह है। चलिए शुरू करता हूँ। नंदी पुरस्कार किस राज्य के सरकार के द्वारा पुरुष गायक को दिया जाता है? ये जो नंदी पुरस्कार है ये आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा पार्श्व गायक को दिया जाता है, नंदी पुरस्कार। इस फॉर्मेट के कई सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि अमुक पुरस्कार किस संस्था या किस सरकार या फिर किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। एक होता है भैया राज्योत्सव पुरस्कार, राज्य जोड़ उत्सव, राज्योत्सव। राज्योत्सव पुरस्कार जो है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा किसी भी सेक्टर में अगर पूरे ईमानदारी तन मन धन से कोई बंदा काम किए हैं तो ऐसे पर्सन को कर्नाटक सरकार के द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार दिया जाता है। 2023 में इसरो के जो चीफ थे उनको भी दिया गया था। कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान, लता मंगेशकर पुरस्कार, ये तीनों के तीनों फॉर्मेट के पुरस्कार जो है एमपी सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है भैया। कालिदास सम्मान, कालिदास कौन थे? एक बहुत बड़े कवि थे। इनके अलावा जो आपका तानसेन सम्मान, ये तानसेन कौन थे? तो भाई अकबर के नवरत्न में शामिल रहे थे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं, ध्रुपद गाते थे। लता मंगेशकर को आप सभी जानते हैं, है ना। इनके अलावा एम सुब्बालक्ष्मी पुरस्कार ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया जाता है। एम सुब्बालक्ष्मी को कर्नाटक संगीत की महारानी कहा जाता है और एम सुब्बालक्ष्मी ही वो कैरेक्टर हैं जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न 1998 में दिया गया था, है ना। सबसे पहले जो भारत रत्न है संगीत के सेक्टर में 1998 में इन्हें ही दिया गया था और मात्र गिने चुने कैरेक्टर है जो आपके छोटे छोटे एसएससी के एग्जाम में आ जाते हैं। ये कौन कौन है? एम सुब्बालक्ष्मी है, फिर रविशंकर साहब है, पंडित रविशंकर साहब 1999 में। 2001 में लता मंगेशकर प्लस बिस्मिल्लाह खां है ना। 2008-9 में आपका कौन है भैया? पंडित भीमसेन जोशी। और 2019 में है आपका भूपेन हजारिका। तो यही कुछ गिने चुने हैं, 6 जन हैं, है ना, जिन्हें भारत रत्न दिया गया है संगीत के सेक्टर में। संगीत कला निधि पुरस्कार यह मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा कर्नाटक संगीत के सेक्टर में दिया जाने वाला प्राइज है। 2023 के लिए यह बम्बई जयश्री को दिया गया था। भैया नाम है बम्बई जयश्री, है ना, मुंबई लिखा गया है, इसको बॉम्बे लिखिएगा, है ना, बॉम्बे 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 अंग्रेजी में लिखता है ना, बॉम्बे। इस प्रकार से बॉम्बे जयश्री जो है इनका नाम है ना। और इन्हें 2023 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार जो मद्रास संगीत एकेडमी के द्वारा दिया जाता है इन्हें दिया गया था। जो बॉम्बे जयश्री है इनसे पूछा जाता है कि कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये बीना बजा लेती थी। हालांकि ये पूर्णतः बीना पे डिपेंडेबल नहीं है, ये पूर्ण रूप से अगर बात करें तो ये कर्नाटक संगीत की जो है कलाकार थी आपकी बॉम्बे जयश्री है ना। लेकिन ये बीना भी प्ले कर लेती हैं, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। 2023 के लिए संगीत कला निधि अवार्ड से इन्हें सम्मानित करा गया था मद्रास अकादमी के द्वारा। कलिंग रत्न पुरस्कार, अब नाम से स्पष्ट है कि उड़ीसा को कलिंग भी कहा जाता है
और उत्कल भी कहा जाता है। उत्कल बंगा है ना, आपने जनगण में पढ़ा होगा, तो उत्कल है ना, तो कलिंग। तो यहाँ पे कलिंग रत्न अवार्ड जो है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाता है। लेकिन अगर कलिंग वाला पुरस्कार हम पूरे दुनिया के स्तर पे बात करें तो यूनेस्को देता है ना, यूनेस्को जो देते हैं ये कलिंग अवार्ड देते हैं, और ये कलिंग रत्न है जो उड़ीसा सरकार देती है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न का अवार्ड, लता मंगेशकर पुरस्कार इत्यादि दिए जाते हैं। उद्योग रत्न अवार्ड पाने वाले प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो स्वर्गीय रतन टाटा साहब जी। ठीक है भैया, जो अब हमारे बीच नहीं है, तो इनको सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न अवार्ड जो है इन्हें ही दिया था, उद्घाटन अवार्ड का जो पहला एडिशन था। चलिए यहाँ पे जो है कुछ देख लेते हैं, 1 सेकेंड का समय लूँगा। मार्क बूस्टर है, जिसको सिर्फ अपना मार्क इन्हेंस करना है, मार्क बूस्टर पैरासीटामोल 2.0 ले सकते हैं। इसके अलावा ये परीक्षा दर्पण जो आपके रेलवे की एग्जाम को चमकाने के लिए है ना। ये जो आप सीरीज देख रहे हैं, मार्क बूस्टर जो ले रहे हैं, इस सीरीज का कंटेंट नहीं खरीदेंगे, या फिर इस सीरीज का कंटेंट अगर जो आदमी खरीदे हैं वो मार्क बूस्टर नहीं खरीदेंगे, है ना। दोनों लगभग सेम काम करेगा, मैं पहले ही बता दिया था एक वीडियो बना करके, है ना। इनके अलावा ये है भैया पैरासीटामोल 500 आपके एसएससी में कंक्रीट जैसे संरचना देने के लिए, और ये मेंस स्पेशल चल रही है 36 सीरीज। मैं मेंस से पहले तक कम से कम 25-28 क्लास तक मैं टारगेट रखा हूँ कि करा दूंगा। आपके मेंस को चमकाने के लिए काफ़ी होगा, और मैंने कहा है कि अगर आपका नहीं होगा ना तो फिर इंडिया में किसी भी कोचिंग में पढ़े हुए बच्चे का नहीं होगा। जीके जीएस में मैं खाली जीके जीएस की बात करता हूँ, और मैं चीज़ तो नहीं पढ़ाता हूँ भाई, है ना। तो आप पूरा विश्वास करके बढ़िया से पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक दूसरी बात, मैं हमेशा यह मानता हूँ कि मैं जो भी कंटेंट अपलोड करता हूँ और जो वास्तव में पढ़ने वाला बच्चा है वो मेरा वीडियो ज़रूर देखता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं 10 वीडियो रोज़ बनाता हूँ, कभी एक कभी नहीं है ना। तो इतना तो आप देख ही सकते हो। चलिए, किसी इंडो यूनानी शासक को शुंग वंश के संस्थापक, किस इंडो यूनानी शासक को शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था? शुंग वंश के फाउंडर कौन है? पुष्यमित्रा शुंग। तो इन्होंने पराजित किया था मीनांडर को। किसे? मीनांडर को। ये जो है इंडो यूनानी शासक थे। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। राजधानी इनकी विदिशा रही थी, विदिशा। एक अभी हाल फिलहाल आपके एसएससी ने क्वेश्चन पूछा, बाकाटक, इस प्रकार सा नाम है भाई, बाकाटक वंश के फाउंडर कौन है? तो इनके जो फाउंडर हैं वो है विंध्य शक्ति, है ना, विंध्य शक्ति। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ऐसे ऐसे आजकल जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर न हो वंश, उनके भी फाउंडर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मौर्य गुप्त तो बहुत पॉपुलर हैं, तो वो लगभग सभी बना देंगे, इसीलिए आजकल कुछ ऐसा सेलेक्ट करता है एग्जामिनर। ठीक है, इसके अलावा शुंग वंश समझ गए। इनकी राजधानी भी याद रखिएगा, राष्ट्रकूट का राजधानी मान्यखेत बहुत बार पूछे जाते हैं, उन्हें भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर दंती दुर्गा था। पुष्यमित्र शुंग ने भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया था। ये भरहूत स्तूप आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, इन्हें ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध 10 राज का जो युद्ध है वो पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था, 10 राजाओं और सुदास, है ना। इसके अलावा 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, है ना। झेलम नदी के किनारे लड़ी गई लड़ाई को हैडे स्पीज का युद्ध या बितस्ता का युद्ध कहा जाता है, जिसमें सिकंदर और राजा पुरु के बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो है राजा पोरस की हार हो गई थी, लेकिन राजा पोरस की बहादुरी देखते हुए सिकंदर इनसे मित्रता का जो है भाव कर लिया। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान साहब तृतीय जो है हराए थे, और ये आपका 1191 में होता है। ये आज भी पूछे जाते हैं, इसीलिए पढ़ाना जरूरी समझा मैं। 1191 और 1192 तैन की 2 लड़ाई होते हैं। पहले में पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब विजय होते हैं, और दूसरे में मोहम्मद गोरी विजय होता है। बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया, है ना। तभी सल्तनत की समाप्ति हो गई और मुगल वंश की स्थापना हुई इंडिया में, जो 1857 तक चली फुल फ्लेज में,
है ना। हालांकि बीच में एक बार ब्रेक हुआ था शेरशाह सूरी जो जब सूरवंश की स्थापना किए थे, है ना। 1557 खानवा की लड़ाई, राणा सांगा को हराए थे। 1528 चंदेरी की लड़ाई, मेदिनी राय को हराए थे। और 1529 घाघरा की लड़ाई, नुसरत शाह को हराए थे। तो ये बाबर के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध है जिसमें सभी में विजय प्राप्त किए थे। पानीपत की सेकेंड लड़ाई जो है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में होता है। इसमें अकबर विजय हो जाते हैं। और कलनौर में राज्याभिषेक जो अकबर का हुआ था, है ना, तो ये कलनौर कहाँ पे है, ये इस बार के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। तो द पंजाब में है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। पानीपत की तृतीय लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। 2023 के एमटीएस में आपसे पूछा था कि मराठा जो पानीपत की थर्ड लड़ाई में पार्टिसिपेट किए थे, तो मराठा सेना का कमान कौन संभाल रहे थे। तो सदाशिव राव भाऊ जो है ये जो है यहाँ पे मतलब सेनापति थे, इस मराठा का जो सेना की टुकड़ी थे उनकी सेनापति। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम किस महीने में मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे हम आजकल अपने घर में पढ़ते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का फॉर्म है। आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा चलने वाली कैलेंडर आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है। तो जुलाई महीना में जो है आपका मुहर्रम का फेस्टिवल इस्लाम धर्म में मनाया जाता है। मुहर्रम इस्लाम धर्म में नव वर्ष जैसा त्यौहार है, यानी नव वर्ष है। जैसे अपने यहाँ इंडिया के अनेक अनेक राज्य में जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो नव वर्ष को अलग अलग नाम से मनाते हैं। जैसे मैं अपने गांव में जुड़ शीतल के नाम से मनाता हूँ, बिहार में मिथिला रीजन में माथा पर पानी डाल के बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं अपने छोटे को, और उस दिन जो है हम लोग नव वर्ष मनाते हैं। और भी अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो पोतांदू के नाम से मनाएंगे, केरल में जाएंगे विशु के नाम से मनाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है नव वर्ष मनाते हैं हम इंडिया में। तो जो इस्लाम धर्म में है मुहर्रम नव वर्ष का फेस्टिवल है जो इस्लामिक कैलेंडर के प्रथम माह में मनाया जाता है। ऑब्वियसली अगर नव वर्ष है तो पहला महीना में ही मनाया जाएगा, तो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार फर्स्ट महीना, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी जो आम भाषा में हम लोग जनवरी फरवरी मार्च पढ़ते हैं उसके अनुसार जुलाई में होता है। हिंदू त्यौहार रामनवमी चैत महीना में हिंदू कैलेंडर के अनुसार, दुर्गा पूजा आश्विन महीना में, दिवाली कार्तिक महीना में और होली फागुन महीना में मनाया जाता है ना। ये सब तो लगभग आप बना लेंगे। इनके अलावा मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को फिक्स है जो आने वाली है, और मकर संक्रांति का भी नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो खिचड़ी के नाम से जानते हैं, है ना। बिहार में इसे ज़्यादातर मकर संक्रांति ही कहा जाता है। गुजरात में आएंगे इसे उत्तरायण कहा जाता है ना। केरल में आएंगे तो इसे मकर बिलक्कू कहा जाता है। और अगर आप तमिलनाडु में आ गए तो इसे अपन पोंगल कहा जाता कहते हैं। पंजाब हरियाणा में चले गए तो इसे जो है लोहड़ी कहा जाता है। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। क्रिसमस का डे भी फिक्स होता है 25 जनवरी को, 25 दिसंबर को होती है। यहाँ जनवरी को लिखा गया है जी, अरे बाप रे आग लगा देगा भैया तू, है ना। यहाँ पे क्रिसमस 25 दिसंबर को कर लीजिएगा, है ना। ईसा मसीह की जन्मदिन पे मनाया जाता है। इसके अलावा हेलोवीन फेस्टिवल, इसका भी डेट फिक्स कर रखे हैं हम लोगों ने, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। इनके अलावा, है ना, ईसाई धर्म के प्रमुख त्यौहार गुड फ्राइडे, ये शोक का त्यौहार है ना। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने की जो है त्यौहार है। गुड फ्राइडे से जो पहला संडे पड़ेगा यानी 3 दिन के बाद शुक्र शनि रवि, तो जो रविवार आता है उस दिन हम ईस्टर मनाते हैं ईसाई धर्म में। और ईस्टर जो है आनंद हर्षोल्लास का त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि जब ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया तो आफ्टर 3 डेज जो है पुनर्जीवित हो गए, है ना। तो इसीलिए ईस्टर मनाते हैं। ईसा मसीह के जन्मदिन पे क्रिसमस त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है, यहाँ पे बराबर लिखा है। पारसी नववर्ष नवरोज की शुरुआत बलबन ने किया था, है ना। बलबन कौन है? गुलाम वंशीय शासक है। पारसी धर्म का अन्य त्यौहार पतेती भी है ना। एक मैंने आपको बताया था बैसाख पोया त्यौहार, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। ये बौद्ध धर्म के त्यौहार हैं बैसाख पोया। इनके अलावा हॉकी खेल में स्टिक की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? तो हॉकी खेल में स्टिक की अधिकतम लंबाई 105 सेंटीमीटर हो सकती है।
हॉकी खेल में मैदान की लंबाई 91.4 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर रखी जाती है। आजकल क्या है, जो डायामीटर लंबाई चौड़ाई को छोड़ के जो आपके एग्जामिनर हैं वो किसी भी बॉल के परिधि वगैरह पे ज़्यादा फोकस करने लगा है, यहाँ तक कि स्टंप की ऊंचाई ये सब भी पूछे जाने लगे, है ना। तो हॉकी बॉल का व्यास जो है ये 7.13 मीटर है ना, और 7.48 सेंटीमीटर की बीच होती है, यानी ये एक्यूरेट फिक्स नहीं है, इस बीच में आपका कोई भी ऑप्शन हो सकता है। आइस हॉकी और एगो हॉकी होता है, ये दो प्रकार के हॉकी होते हैं। तो जो आइस हॉकी होते हैं जो बर्फ़ पे खेले जाते हैं, है ना, उसमें 6 गो खिलाड़ी होते हैं, और जो हॉकी होते हैं फील्ड हॉकी उसमें 11 गो खिलाड़ी होते हैं। तो जो या आइस हॉकी होते हैं येलो कार्ड वहाँ भी चलते हैं, रेफरी दिखाते हैं। तो जो येलो कार्ड दिखाने का मतलब आइस हॉकी के अंदर 5 मिनट तक निष्कासित किया जाता है उस पार्टिकुलर खिलाड़ी को जिसको दिखाया गया हो। लेकिन और अगर रेड कार्ड दिखाने का मतलब है कि खिलाड़ी का निलंबन हो जाता है, सदा के लिए नहीं, उस पार्टिकुलर मैच से निलंबन होता है कि अब शेष अवधि के लिए आप नहीं खेल सकते हैं, अगला मैच में आप खेलेंगे, ठीक है। एक निलंबन का मतलब जैसे डोपिंग टेस्ट वगैरह में कोई खिलाड़ी फंस जाता है तो उस पर जो है प्रतिबंध लगाया जाता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, तो उस समय तक वो कोई भी मैच नहीं खेल सकता है ना, उसे वो एक अलग चीज़ है। हरा कार्ड का मतलब है आधिकारिक चेतावनी माइनर गलती पे। इस खेल में 6 खिलाड़ी होती है जो बर्फ पे खेले जाते हैं। मतलब यहाँ पे 3 प्रकार के कार्ड आपने आइस हॉकी के अंदर देखा, येलो, रेड एंड हरा। येलो का मतलब होता है निष्कासन लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए 5 मिनट के लिए। रेड का मतलब होता है निष्कासन शेष खेल के लिए, और हरा का मतलब होता है ओनली वार्निंग, ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम फील्ड हॉकी में बात करें तो मामला उल्टा हो जाता है। फील्ड हॉकी में जो पीला कार्ड अगर किसी भी खिलाड़ी को दिखाया गया तो सिर्फ चेतावनी है, सिर्फ पर्पस है कि भैया सुधर जाओ, पढ़ लो, है ना। लाल कार्ड का मतलब है खिलाड़ी को खेल से बाहर होना है, रेस्ट खेल से, है ना। यदि किसी खिलाड़ी को 2 बार पीला कार्ड दिखा दिया गया है तो एक रेड कार्ड के जैसा काउंट होगा, एक बार माफ़ी दूसरी बार माफ़ी नहीं, ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हॉकी से जुड़े हुए कुछ कप जो आपके एग्जाम में आते हैं, आगा खान कप आते हैं, बेटन कप आते हैं, सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट, इसके जगह भी फिक्स होते हैं, ध्यानचंद ट्रॉफी, इंदिरा गोल्ड कप, गुरु नानक चैंपियन, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, रंगा स्वामी कप काफ़ी पूछे जाते हैं, रंजीत सिंह गोल्ड कप, ये सभी के सभी हॉकी से जुड़े हुए टूर्नामेंट के नाम हैं। हॉकी से जुड़ा हुआ शब्द है पेनाल्टी कॉर्नर, पेनाल्टी स्ट्रोक, ड्रिबल, सेंटर फॉरवर्ड, हाफ बैक, टाई ब्रेकर, स्टिक, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, है ना, स्ट्राइकिंग, बुली, शॉर्ट कॉर्नर, ये सभी के सभी जो है हॉकी से जुड़े हुए शब्दावली में से है। बाद बाकी जानकारी के लिए टुडे एग्जाम का स्पोर्ट्स वाला टॉपिक बैच के तरफ ध्यान देंगे, स्पोर्ट्स सेक्शन देखेंगे, समझ में आएगा। सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2024 के विजेता जापान है। ये आपके करंट सेक्शन से आ सकते हैं क्योंकि 2024 चले गए, और जो भी आपका अगस्त वगैरह से पहले की घटना है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पाकिस्तान को हरा के जीता था अजलन शाह, हाँ, जापान ने 2024 में। सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट मलेशिया के इपोह में खेला जाता है, ये फिक्स है। इसके अलावा इस प्रतियोगिता की शुरुआत 1983 में हुई थी। भारत अब तक 5 बार सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट के विजेता रह चुके हैं। अच्छा, इस फॉर्मेट के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत आने लगे हैं कि अमुक गेम भारत कितने बार जीता है। तो सर, मेन वर्ल्ड कप 2 बार जीते हैं, T20 वर्ल्ड कप 2 बार जीते हैं, मेन वर्ल्ड कप 1983 और 2011 में जीते हैं, T20 वर्ल्ड कप 2007 और 2024 में जीते हैं, है ना। इसके अलावा ICC अंडर 90 वर्ल्ड कप जो है पुरुष के, है ना, ICC वाला क्रिकेट का, ये 5 बार जीते हैं इंडिया। हॉकी वर्ल्ड कप 1975 में 1 ही बार जीते हैं अब तक। तो ये कुछ एक जीत है हमारी जिसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अजलन शाह जो हॉकी टूर्नामेंट है वो भारत 5 बार जीते हैं, है ना। भारत के सभी शास्त्रीय नृत्य तथा उनसे संबंधित टर्म, शैली, उत्पत्ति इत्यादि के संदर्भ में किसका मिलान गलत किया गया है? कुचिपुड़ी, यक्षगान, है ना, मोहिनीअट्टम, एकाहार्य, जोगई और चोलाम मणिपुरी, भरतनाट्यम, पंडनल्लूर। तो भैया इसमें जो गलत है ऑप्शन नंबर बी गलत है। मोहिनीअट्टम को जादूगरनी कहा जाता है, न कि एकाहार। एकाहार जो है
ये भरतनाट्यम को जो है रिप्रेजेंट करता है। एकाहार या सादिर, सादिर भी कहते हैं भरतनाट्यम को, एकाहार भी भरतनाट्यम में इस्तेमाल होते हैं, है ना। भरतनाट्यम में पंडनल्लूर, बजबूर, है ना, ये सब शैली होती है, तो यहाँ पे ये अपने आप में सही है। जोगई और चोलम एक मेल और एक फीमेल वर्जन, 2 पार्ट होते हैं आपके मणिपुरी नृत्य के, तो ये भी सही है। और कुचिपुड़ी की उत्पत्ति यक्षगान जो कर्नाटक का है यहाँ से मानी जाती है, तो ये भी सही है। कुचिपुड़ी से आपका जो है भामा कल्पम नाट्य का भी जुड़ा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है गलत है, मिसमैच है। एकाहार शब्द भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है ना। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम केरल से हैं, सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। इसे जादूगोरनी का नृत्य कहते हैं और इसमें भगवान विष्णु की आराधना होती है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और नंदीकेश्वर द्वारा अभिनय दर्पण किताब अभी इनके राइटर पूछे भी गए थे और इत्तेफाक से पहले बता चुका था मैं भरतनाट्यम में। आप टॉपिक वाइज देखेंगे तो वहाँ पे भी ये पॉइंट मेंशन है, ठीक है। इस नृत्य में शारीरिक स्वभाव को 3 भागों में बांटा गया है, अम्भंग, संभंग और त्रिभंग, है ना। यहाँ पे जो अभंग लिखा गया है ना, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग भी राइट है, क्योंकि आपको जो है व्याकरण नहीं पढ़ना है, चीज़ों को पढ़ना है ना। तो अम्भंग, संभंग और त्रिभंग होते हैं। नृत्य विस्तार के कई भाग होते हैं, जैसे अलीरप्पू, जाति स्वरम, शब्दम, तिल्लाना। इसे सादिर या अग्नि नृत्य भी कहते हैं और साथ ही आपने देखा कि एकाहार नाम भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ भरतनाट्यम के जो है प्रॉपर्टीज में से हैं। मणिपुरी नृत्य में आएंगे। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य होगा, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। मणिपुरी नृत्य में नृत्य करने वाले कलाकार दर्शकों से जो है आंख नहीं मिलाते हैं और चेहरा का जो भाव है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं खिलखिला के रखा जाता है। इस नृत्य के अधिकांश कलाकार में सिंह सरनेम या झावेरी बहन के साथ साथ चारू माथुर, कलावती देवी, बिंबावती देवी, अमूबी सिंह, थियम, सूरजमुखी देवी इत्यादि जो है ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। तो अगर एक क्वेश्चन पूछे कि भाई किस शास्त्रीय नृत्य में, है ना, जो नर्तक या नर्तकी हैं वो दर्शकों से नैना नहीं मिलाते, तो आप कहेंगे मणिपुरी में, ठीक है। इनके अलावा ओडिसी नृत्य का प्रमाण कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपका उदयगिरी के गुफा में देखने को मिलेगा। भगवान जगन्नाथ के सम्मान में किया जाने वाला नृत्य है। प्रमुख कलाकार जो है महापात्रा सरनेम में आ जाएगा ओडिसी में। सोनल मानसिंह ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों कंबाइन रूप से कर लेते हैं, है ना। इनके अलावा इलियाना सिस्टारिस्टी का नाम आपने सुना होगा, विदेशी नृत्यांगना है जो ओडिसी से संबंधित है, इलियाना सिस्टारिस्टी, है ना। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है ना। उन्होंने प्रमुख कलाकार सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज इत्यादि कथक से है। ये उत्तर भारत के ही है या उत्तर प्रदेश अगर कहिए, अगर उत्तर भारत ऑप्शन में नहीं है तो। कथक जो है हिंदुस्तानी और आपका जो इस्लाम धर्म की कला है उनका मिक्सअप देखने को मिलेगा आपको। यदि प्रतिरोध के तार की लंबाई दोगुनी हो जाती है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो जाता है तो प्रतिरोधकता क्या होगी? हाँ रुकिए, प्रतिरोधकता पूछ रहा है, प्रतिरोध नहीं पूछ रहा है। प्रतिरोधकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगर यहाँ से इस ता शब्द को मिटा दें हम तो फिर जो है प्रतिरोध में चेंजेस आएगी, लेकिन प्रतिरोधकता में इस केस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी जब आप लंबाई और एरिया के साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हैं। तो ये कैसे होता है सूत्र से स्पष्ट होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। किसी कंडक्टर में प्रतिरोधकता चालक के तापमान और प्रकृति पर निर्भर करता है, न कि उसके लंबाई और आकार और क्षेत्रफल पे, ठीक है। लंबाई, आकार, क्षेत्रफल पे डिपेंडेबल है ही नहीं प्रतिरोधकता, तो आप चाहे लंबाई को आधा कर दीजिए चाहे 18 गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। ये डिपेंड करता है नेचर पे और आपका टेम्परेचर पे, ठीक है। अब देखिए प्रतिरोध का मात्रक आप सभी जानते हैं कि ओम होता है। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या है? रास्ता का कांटा है, किसके? वोल्टेज और करंट का, है ना। एकदम अगर ठेठ भाषा में समझिए तो रास्ता का कांटा है प्रतिरोध, है ना। किसी भी कंडक्टर से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी फॉलो होती है उसके रास्ते के क्या है? रुकावट है। क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? रुकावट है। जितना ज़्यादा रुकावट होगा स्पीड उतनी कम होगी। तो इसीलिए किसी भी चालक की
जितनी ज़्यादा प्रतिरोध है उतने कम जो है उसका चालकता होता है ना। तो ये एक रुकावट जैसे अवरोध नाम ही है इसका यार। प्रतिरोध, प्रतिरोध प्रति मतलब उल्टा, रोध मतलब विरोध टाइप से, है ना, रोकना। तो ये जो है विरोध करता है मतलब धारा को बहने का या वोल्टेज आगे बढ़ने का, है ना, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, प्रतिरोध कांटा है रास्ते का है ना। जबकि विद्युत धारा का विरोध यह भी करता है, जो प्रतिरोधकता है यह भी विद्युत धारा का विरोध करता है और प्रतिरोध भी विद्युत धारा का विरोध करता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक अलग से याद रखिएगा, ओम मीटर होता है और 8000 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। खाली प्रतिरोध कहेगा तो ओम हो जाएगा, मीटर नहीं रहेगा, लेकिन प्रतिरोधकता कहेगा तो ओम मीटर होगा। प्रतिरोध यह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। यह किसी भी कंडक्टर के तापमान और प्रकृति के साथ साथ आकार, लंबाई तथा क्षेत्रफल पर भी डिपेंडेबल है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इन दोनों से कंक्लूजन यही निकला सर कि जो प्रतिरोधकता है उसको टेम्परेचर और नेचर से प्रकृति मतलब है, बाद बाकी लंबाई और जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, लंबाई और जो आपका क्षेत्रफल है उन पे कोई जो है डिपेंड नहीं है। लेकिन प्रतिरोधकता का इन सभी चीज़ों से प्रतिरोध को इन सभी चीज़ों से फर्क पड़ता है। सूत्र देखेंगे बढ़िया समझ में आएगी, ये तो लैंग्वेज में था। प्रतिरोध और लंबाई के बीच जो संबंध है गणितीय स्वरूप है इस प्रकार है कि रेसिस्टेंस बराबर, यहाँ पे आप देख रहे हैं L/A, अगर इसको जो मैं ये हटा लूँ तो L/A, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस बराबर L/A अगर मैं लिख दूँ, है ना, तो यहाँ पे देखिए लंबाई बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू घटेगा, है ना भैया। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू घटेगा, क्योंकि मान लीजिए कि रेसिस्टेंस बराबर 12 बट्टा एरिया 2 है तो 6 होगा, है ना, और लंबाई 12 ही है और एरिया कर दिया हमने 3 तो 4 हो गया। रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा, क्योंकि किसी चीज़ के हर का वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसकी मान कम हो जाती है। तो रेजिस्टेंस बराबर लंबाई के ठीक समानुपाती आपको दिख रहा है। लंबाई जैसे जिस रेशियो में बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगी। यहाँ आर प्रतिरोध है, एल है आपका लंबाई, ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये जो आपका एक संकेत दिख रहा है ये पदार्थ की प्रतिरोधकता है ना। तो प्रतिरोधकता का कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना। अब देखिए प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। इस सूत्र से आप देख रहे हैं लंबाई ठीक सामने दिख रहा है तो समानुपाती है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगी। ओम का नियम का सूत्र क्या होता है, V बराबर IR या RI। इससे हम न्यूमेरिकल कई सॉल्व किए हैं पास्ट में, आपको आता ही होगा। परिपथ होता है, वहाँ 2 चीज़ दिए गए होते हैं और तीसरा आपको फाइंड करना होता है। इसमें अगर और ज़्यादा नए टाइप करता है तो फिर श्रेणी और पैरेलल में आपके प्रतिरोध जोड़ देते हैं। सभी बात एक एक करके समझाया था, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं आगे। ओलंपिक खेल 2024 में नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा पदक प्राप्त किया गया है। नीरज चोपड़ा का पदक आपके एग्जाम में आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो उनके भाला की जो दूरी है वो आएंगे। तो भाला की दूरी भी याद रखिए, रजत भाला की दूरी 89.45। टोक्यो ओलंपिक भी भाला की दूरी इनके पूछ सकते हैं तो 87.58 मीटर थे, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना, 87.58 मीटर इनके गाड़ी का नंबर भी है। ओलंपिक में भारत को सबसे अधिक पदक हॉकी खेल में मिला है अब तक। ओलंपिक रिंग 1913 में पहली बार जो है पब्लिसाइज किया गया और ओलंपिक रिंग में कितने रिंग होते हैं, कितने छल्ले होते हैं, तो 5 गो छल्ले होते हैं जो 5 बड़े बड़े महाद्वीप को जो है इंगित करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 गो नया खेल जोड़ा गया था, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सफरिंग तथा ब्रेकिंग, ये 4 गो खेल हैं जो पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल किया गया है ना। 2028 के लॉस एंजिल्स में अगला ओलंपिक होगा ग्रीष्मकालीन, वहाँ पर 5 गो नए खेल को देखने को मिलेगा। क्रिकेट, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट अलग है, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लेक्रोस और स्क्वैश, ये 5 गो खेल आपको अगले ओलंपिक में देखने को मिलेगा, जो कहाँ पे होगा, लॉस एंजल्स में होगा, 2028 में होगा। आखिरी बार क्रिकेट को 1900 पेरिस ओलंपिक में शामिल तो किया गया था, बाद में जो है इन्हें ड्रॉप किया गया, है ना। और 1900 के पेरिस ओलंपिक से ही इंडिया भाग लेना स्टार्ट किया ओलंपिक में। ओलंपिक की शुरुआत 1896 से हुआ था।
निपुण कार्यक्रम के तहत किस उम्र के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। निपुण नई शिक्षा नीति जो नेप है, जो 2020 में आया था, इनका ही एक पहल है जो शिक्षा से संबंधित है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में लाभार्थी 18-70 वर्ष, कल मैंने इसकी बात किया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति में भी एज फैक्टर है 18 से 50 वर्ष। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से एज ही पूछता है। और दोनों जो ऊपर का योजना आपने देखा है ना, सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री वाला या फिर जीवन ज्योति बीमा योजना, दोनों में 2 लाख रुपया है ना। इनके अलावा अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो कभी कभी तो ये एज में पूछ देता है कि भाई 21A में किस उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है, तो आप कहते हो 6 से 14। और आर्टिकल 24 जो है ये क्या बताता है भाई? बाल श्रम पे निषेध बताता है ना, बाल श्रम पे निषेध बताता है। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं किसी भी कल कारखाने में काम पे नहीं लगाए जाएंगे। कल या परसों मैंने आपको बताया था कि DPSP को ही जो है विस्तारित करके शिक्षा के लिए 2 आर्टिकल और अलॉट किए गए हैं, है ना। कौन सा? वो संविधान संशोधन था। तो संविधान संशोधन कौन सा रहेगा भैया? 86वां संविधान संशोधन था। और जो आपका DPSP के अंदर शिक्षा वाली बात आर्टिकल 45 में किया था, आपका बचपना वाला शिक्षा, इसी को विस्तार करते हुए मौलिक कर्तव्य में 51A का K जोड़ा गया, जो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, एप्लीकेबल होता है शिक्षा दिलाने के लिए। और उन बच्चों के लिए आर्टिकल 21A का प्रावधान किया गया, जहाँ पे उनका मौलिक अधिकार भी है। एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी शिक्षा आ गया, एक मौलिक अधिकार में, और DPSP में तो पहले से ही था। ठीक है मेरे भाई, ये ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि आप हमारी अन्य वीडियो जो आती है वो भी देखते हैं कि नहीं, क्योंकि जो मैंने कल ही पढ़ाया है वो शायद मैं इसमें ना पढ़ा पाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं तो इसे कल ही पढ़ाया हूँ। और जो बच्चे रेगुलर देखते हैं वो क्या सोचेंगे यार कि कल भी पढ़ाया आज भी पढ़ाया, है ना। तो आपको थोड़ा मेरी इस बात को, फीलिंग को समझना होगा, इसीलिए देखिएगा। आप पास हो जाओगे, आपके लिए बेटर है। और आपको अगर मैं मेहनत कर पा रहा हूँ तो ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, है ना। तो भैया पढ़िए, बढ़िया से सफल होइए, है ना। कम से कम दुआओं में तो नाम जरूर लोगे ना, है ना। पंडित उदय भवलकर का संबंध शास्त्रीय नृत्य के किस शैली से है? ये ध्रुपद विद्या से है। वर्ष 2022 के लिए मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान पंडित M वेंकटेश कुमार को दिया गया था। 2023 के लिए जो यह सम्मान है ये पंडित उदय भवलकर को दिया गया है ना। तो भैया इन्हें याद रखेंगे, ये आपकी एग्जाम में जरूर आएंगे। तानसेन सम्मान 2022 गणपति भट्ट को दिया गया था। ऊपर में बात कर लिए थे हम प्राइज वाली कौन देते हैं, तो MP देंगे ये भी। भारत में आधुनिक नृत्य का पिता किसे कहा जाता है? उदय शंकर का। इनके नृत्य का स्टाइल पूछा जाता है फ्यूजन शैली, है ना। फ्यूजन शैली मिक्सचर वाला शैली है, फोक वाला और क्लासिकल दोनों की मिक्स है। पंडित भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में स्थित है। माधव संगीत महाविद्यालय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा स्थापित ग्वालियर में है। तो ये दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूट है। सिर्फ पंडित भातखंडे संगीत संस्थान ये लखनऊ में है। माधव संगीत महाविद्यालय जो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा यही फाउंड किया गया था, तो ये ग्वालियर में है। ठुमरी की रानी, ये ठुमरी एक प्रकार का जो है, ध्रुपद कैसा है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक जो है अलग स्टाइल, वैसे ही ठुमरी। तो ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को कहा जाता है ना। पंडवानी की रानी तीजन बाई को कहा जाता है ना। कर्नाटक संगीत की रानी M सुब्बा लक्ष्मी को कहा जाता है। ये इनको गाते हुए कभी देखे? मैं देखा हूँ। एक लफ्ज प्रस्तुत करूँ इनके आवाज में? नहीं, चलिए जाने दीजिए। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, जबकि कर्नाटक संगीत के जनक पुरंदर दास को कहा जाता है। यहाँ से भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तिरुमूर्ति मतलब 3 फेमस कैरेक्टर, और जो जनक हैं वो अलग हैं। जनक हैं पुरंदर दास, और त्रिमूर्ति में शामिल भी याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। त्रिमूर्ति है त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, है ना। M सुब्बा लक्ष्मी मैडम कैसे गाती थी? 1 मिनट सुन ही लीजिए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, इस प्रकार से मतलब अलग थी आवाज़, है ना। सुनते हैं कभी, यूट्यूब पे भी है ये, भोलेनाथ की भजन मतलब मंत्र हैं, तो इनको गाई है ये। इनके अलावा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कुछ प्रमुख स्टाइल ध्रुपद, ख्याल, टप्पा,
चतुरंग, तराना, ठुमरी, ये सब जो है ना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के स्टाइल हैं अलग अलग। इसके अलावा कभी कभी तो ये भी पूछते हैं कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत का दायरा क्या है। तो कर्नाटक संगीत का दायरा सिर्फ साउथ के राज्यों तक ही सीमित है। बाद बाकी इंडिया में हम इसे क्लासिकल जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के नाम से जानते हैं। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारतीय स्टेट में प्रचलित है जैसा कि मैंने अभी कहा, लेकिन यहाँ से भी अब गुड क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि भाई ये पार्टिकुलर वर्ड का क्या मीनिंग होता है रिलेशन कर्नाटक संगीत के हिसाब से। तो कर्नाटक संगीत के कुछ स्टाइल जैसे तिल्लाना, अलापनम स्वरों का उच्चारण होता है, पद्मा, जावली, मध्यलय में गाए जाने वाली भजनम, भक्तिमय गायन शैली, और एगो टेम्पो पूछा जाता है, टेम्पो है ना। तो कर्नाटक संगीत में जो टेम्पो है ना ये भी लय होता है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत तथा कर्नाटक संगीत में 12 प्रकार के जो है स्वर का इस्तेमाल करी जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कल मैंने पूछा भी था इस क्वेश्चन के बारे में क्यूज के फॉर्मेट में, प्रसिद्ध करेंसी बिल्डिंग कहाँ स्थित है। तो ये आपका 1833 में बना था और ये कोलकाता के अंदर स्थित है करेंसी बिल्डिंग, है ना। कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट भी है फोर्ट विलियम में, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। स्थापना हुआ था 1774 में। कौन से एक्ट काम किए थे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग के अनुसार हुआ था। 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया की नींव 1911 में रखी गई थी, बनकर तैयार हुआ था 1923 तक वैसे, लेकिन 21 तक लिखा जाता है। पुरानी संसद भवन की नींव 1921 में रखी गई थी, 1927 में बनकर तैयार हुआ था। नई संसद भवन बन जाने से अब इसका नाम संविधान सदन रख दिया गया है। जो पुराना संसद भवन था उसका नाम अब संविधान सदन रख दिया गया है ना। इनके अलावा शतरंज के खेल में कौन सी गोटी चलती तो सीधी है परंतु गोटियों को दोनों तिरछा काटते हैं? तो ये प्यादा है, ये खतरनाक है। इस फोटो को समझिए, समझ में आएगा। देखिए प्यादा कैसा होता है कि इसको अभी चलना हो ना तो ये सीधा इधर चलेगा एक घर, ठीक है, इसमें आएगा, इस हरा वाला में आएगा। लेकिन इसको गोटी काटना हो तो यहाँ से यहाँ आके बैठेगा। यहाँ पे मान लीजिए और घर है तो यहाँ आके बैठेगा, तो ये तिरछा काटता है और सीधा चलता है। समझ में आया? ये जो है कैंची जैसा काम करता है। शतरंज को अलग से पढ़ा दिया हूँ, एसएससी को बहुत पसंद है ये खेल। और आजकल आप जानते ही हैं कि शतरंज में जो हमारे भारत के जवान हैं, शेर शेरनी हैं, काफ़ी नाम कमा रहे हैं। तो आपको जो है इसे तैयार रखना होगा। जो आपका शतरंज में गोटियों की संख्या होती है, एक पक्ष का है दिया, एक पक्ष में 16 गो गोटी होता है, दोनों पक्ष में जो है 32 गो गोटी होते हैं। अब 16 गो गोटी में 8 गो प्यादा, 2 गो ऊँट, 2 गो घोड़ा, 2 गो हाथी, 1 गो राजा, 1 गो रानी, ठीक है भाई। अब जो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, शतरंज के जो शब्दावली है इसी में से निकाल के पूछता है कि घोड़ा को क्या कहते हैं? नाइट, ऊँट को बिशप, है ना, प्यादा को सिपाही कह लेते हैं, हाथी को रुक कह लेते हैं, बाद में कि राजा रानी को राजा रानी ही कहते हैं। शतरंज के खेल 64 वर्गाकार घरों के बिसात वाली एक बोर्ड पे खेली जाती है जो 2 कलर में बटी होती है। एक पक्ष को 16 गोटी दिया जाता है, दूसरे पक्ष को भी 16 गोटी दिया जाता है। शतरंज के खेल में घोड़ा की चाल कैसा है? एल के जैसा है, एल के जैसा है घोड़ा का चाल। मान लीजिए ये शतरंज का घर है आपका, है ना, ये शतरंज का घर है, तो घोड़ा की चाल कैसा होगा? मान लीजिए यहाँ पे घोड़ा है तो घोड़ा पहले एक घर नीचे आएगा तब ऐसे चलेगा, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, लेकिन एल के शेप के जैसा चलेगा। पहले एक सीधा फिर टेढ़ा हो जाएगा, यानी एल के जैसा घोड़ा चलता है, ठीक है। हाथी का चाल कैसा है? प्लस के जैसा है। हाथी का चाल कैसा है? प्लस के जैसा है। हाथी का चाल प्लस के जैसा है, प्लस के जैसा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ऊंट का चाल है ये क्रॉस सेक्शन में चलता है, ऊंट है ना, क्रॉस चलता है, क्रॉस। तो ये ध्यान रखेंगे, एल, प्लस और कट, इन तीनों के अलग अलग गोटियों की चाल होती है। शतरंज खेल का आरंभिक नाम चतुरंग हुआ करता था। इस खेल में खेल की शुरुआत हमेशा प्यादा से होती है ना, और प्यादा को जो है आगे वाले घर में रखा जाता है। मान लीजिए 16 गो गोटी है और ये 64 घर के होते हैं, तो एक लाइन में 8 गो घर होता है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो प्यादा जो है ना ये सेकेंड वाले रो में सजाया जाता है 8 गो, दोनों पक्ष में, ठीक है। ये हमेशा इसकी जगह फिक्स होती है। पहले चाल में जो प्यादा है या तो एक घर चलेगा या 2 घर चलेगा, छूट होता है पहले चाल में। पहले चाल में ये 2 घर भी चल सकता है, और काटने का तो इसका गुण बता ही दिए, चलेगा सीधा और काटेगा टेढ़ा। जिसको शतरंज सीखना है भैया, 23 मिनट में शतरंज खेलना सिखाया हूँ, एक टॉपिक बैच में जाके देखिएगा शतरंज, वहाँ से सारा चीज़ समझ में आ जाएगा।
भारत में ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद सबसे पहले थे और महिला में एस विजया लक्ष्मी, लेकिन कहीं कहीं एस विजया लक्ष्मी जब आंसर नहीं हो तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कोनेरू हम्पी हो जाएगा। इनके अलावा वर्तमान समय में विश्व के तीसरे तथा सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं। सही समझ रहे हैं आप समझ रहे होंगे कि ये तो सबसे कम उम्र के बन गए, तो ग्रैंड मास्टर नहीं, वो तो अभिमन्यु एज इट इज बना हुआ है 12 वर्ष में, है ना, ये तो 18 वर्ष के हैं। ये शतरंज के विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं डी गुकेश। ठीक है भैया, ये एक अलग बात है जो मैंने यहाँ नीचे लिख के रखा हूँ कि डी गुकेश ने सिंगापुर में हुए विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में अपने प्रतिद्वंदी डिंग लिरेन जो 2023 के लिए विजेता थे, ये चाइना के हैं, जरूर याद रखेंगे। जैसे आपका मैग्नस कार्लसन का जो है नॉर्वे देश का बारे में पूछा था कि भाई कहाँ इनका नेटिव है, तो डिंग लिरेन को भी पूछा जा सकता है, तो ये चाइना के हैं। इनको हरा के डी गुकेश सबसे कम उम्र में शतरंज चैंपियनशिप के विजेता बने। लेकिन अभी जो सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है वो अभिमन्यु मिश्रा जो अमेरिका के हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, भारत के 85वां ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल और 84वां थे रमेश बाबू वैशाली। इनके अलावा अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कमेत और नंगा पर्वत, इन चारों में सबसे कम ऊंचाई वाली कौन सी है, तो कमेत है। नंदा देवी किस हिमालय की सबसे ऊंची पीक है, तो आप कहेंगे कुमायूं हिमालय का। कुमायूं हिमालय का क्षेत्र नदियों के आधार पर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो सतलज से काली तक का होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। क्षेत्र की ऊंचाई जो आपका नंदा देवी है इसकी ऊंचाई 78-16 मीटर है। कुमायूं हिमालय की चोटी जो 77-56 मीटर के दूसरी सर्वाधिक है, इसका नाम है कमेत। कमेत जो है कुमायूं हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी हो जाएगी जिसकी हाइट आपका 77-56 है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में माउंट एवरेस्ट है 88-50 मीटर, जहां पे उसे सागर माथा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो भारत के महान सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो आपका सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा, वो किसके नाम पे है, तो जो रेड क्लिफ रेखा है ये सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे है ना, सिरिल नाम है, सीरियल नहीं सिरिल है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। 2 क्वेश्चन एक फॉर्मेट के पूछे जाते हैं। जब आप भी अच्छे से पढ़ोगे रम जाओगे तो जैसे मैं क्वेश्चन देखते हुए ही उसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ आंसर बोलता हूँ आपको भी आने लगेगा। ठीक है मेरे भाई, इसे लिंकिंग प्रोसेस कहते हैं, है ना। अगर बढ़िया से अगर 2-4 महीना सब क्लास देख लिए ना तो आपको भी लिंक करने आ जाएगा। आप देखते होंगे बहुत सारे नए नए बच्चे जो कमेंट करते हैं वो लिंक करके क्वेश्चन डालते हैं, उनको इंटरेस्ट जाग जाता है, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता, फिर किसी की जरूरत नहीं है उनको, है ना। वो खुद ही जो है इतना चीज़ सोचने लगेगा, इतना लेवल का हो जाएगा कि वो जो है आराम से कुछ भी कर सकता है ना। अन्नपूर्णा अन्य पर्वत चोटी या हिमालय रेंज की पर्वत जो नेपाल में स्थित है, इनकी ऊंचाई 80-91 मीटर है। नंगा पर्वत पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में है। इसे दिमिर पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 81-26 मीटर है। सबसे ऊंचा था माउंट एवरेस्ट, दूसरा 2 नंबर पे है K2 और तीसरा है कंचनजंगा सिक्किम का। ये 3 को छोड़ के ये छोटे छोटे उससे छोटे ही हैं सब, है ना। अरावली जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी मानी जाती है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है अभी हाल फिलहाल में पूछे ही जाएंगे। ये 1722 मीटर की हाइट के साथ है। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी जिंदगरा, ये आंध्र प्रदेश के अरकू वैली में है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कार्डेमम हिल या अनायमुडी, ये केरला के अंदर है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी होती है। और कल मैंने आपको काठियावाड़ी तट हो गया, कोंकण तट हो गया, मालाबार तट हो गया, इन सब के बारे में बता दिया था कि कहाँ से कहाँ तक को क्या कहा जाता है। रतबई, गौर चरी और 13 ताली राजस्थान की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। इनमें किस नृत्य में सिर्फ महिलाएं भाग नहीं लेती है, मतलब महिला और पुरुष दोनों लेती है, तो ये गौर है। बाद बाकी रतबई, चरी और 13 ताली, इसमें सिर्फ महिला ही भाग लेती है। 13 ताली के बारे में एक एडिशनल जानकारी रखेंगे, अगर राजस्थान ऑप्शन में नहीं है तो MP के साथ जाएंगे। रतबई लोक नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह मेव समुदाय के महिलाओं के द्वारा करी जाती है। गौर नृत्य, यह प्रसिद्ध लोक नृत्य गणगौर के समय स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा करा जाता है ना। चरी नृत्य, ये महिला के द्वारा अपने माथे पे जल से भरे हुए पात्र को जो है लेकर के करती है। 13 ताली, है ना, डांस जो है
है ना। कांवरिया संप्रदाय के महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, यह कर्तव्य से संबंधित है। 13 ताली। घूमर वगैरह तो समझते ही हैं, सबसे पॉपुलर घूमर राजस्थान का यहाँ पे है। राजस्थान में भील जनजाति के महिलाओं के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था देवी सरस्वती की आराधना करने हेतु, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में ये काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी है। ये गोल चक्कर में महिलाओं के द्वारा की जाने वाली नृत्य है। हथमीना डांस, ये राजस्थान में विवाह के समय पुरुषों के द्वारा की जाने वाला डांस है, हथमीना डांस। एगो मीना डांस भी होगा राजस्थान के अंदर। मीना एक समुदाय है, मीरा, है ना, तो उनके भी एक डांस होते हैं। इनके अलावा कलबेलिया डांस राजस्थान का प्रमुख डांस है, जिसे गुलाबो सपेरा का डांस भी कहा जाता है। भवई राजस्थान और गुजरात दोनों से संबंधित होते हैं भाई, है ना। इनके अलावा एगो भवई है, एगो भवाई है, इस प्रकार से, लेकिन मैं मोटे में भवई यानी दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। इतने भी एग्जामिनर जाति नहीं करेगा अपने साथ। इनके अलावा भारत में हुए प्रमुख संविधान संशोधन तथा उनसे संबंधित वर्षों में किसका मिलान गलत किया गया है? 93वां 206, 100वां 215, 103वां 2018, 69वां 91। तो 103वां जो है अभी हुए हैं, है ना। अभी 106वां चर्चा में था जो आपका महिला आरक्षण से है ना। तो ये इतना पुराना कैसे हो जाएगा भैया? मतलब 5 साल में 3 को संशोधन हुआ है ना। तो 103वां जो है मिसमैच है, बाद बाकी सही है। 103वां संविधान संशोधन EWS से संबंधित है, जो जनरल वर्ग के होते हुए भी अगर वीक है तो इस कैडर में रखे जाते हैं, जहाँ पे उन्हें 10% का आरक्षण प्रोवाइड कराया जाता है। 2019 में इस प्रकार का प्रबंध किया गया था। 104वां ये आपका 2019 में ही आया था, और ये आपका जो है SC ST और एंग्लो इंडियन से संबंधित है, जहां SC ST के आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी की गई, वहीं एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की प्रथा समाप्त की गई लोकसभा और विधानसभा में। इनके अलावा 69वां संविधान संशोधन 1991, ये दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, और इसी के तहत 239 AA आर्टिकल जो है ऐड किया गया था, है ना। और इसके तहत मैंने अभी इस पे संशोधन विधेयक भी आया है, तभी क्या क्या होना है इसके बारे में आज का जो वीडियो आया था आपका क्लास नंबर 19 CGL मेंस, उसमें बताया हूँ, ठीक है। 93वां संविधान संशोधन 2006, शिक्षण संस्थानों अनुसूचित जाति तथा जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिक के दाखिले के लिए सीटें का आरक्षण की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 15 के अनुसार। 93वां 42वां संविधान संशोधन के बारे में कहने की कोई बात ही नहीं है। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, संसद के कार्यकाल को बढ़ाया गया, शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया, कई प्रकार के DPSP में आर्टिकल्स जोड़े गए, है ना आपका। अब यार धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए। तो ये सब 42वां संविधान संशोधन की बात होती है। इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार के फॉर्मेट में आर्टिकल 300A में रखा गया। 94वां संविधान संशोधन 2006 में आया। झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त करने की व्यवस्था करी गई। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है? तो ये भैया ईरान। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के विजेता भारत और विजेता भारत तथा उपविजेता ईरान है। तो ओहो, उपविजेता भैया ईरान है ना, रनर अप है ना। इसके अलावा यह टूर्नामेंट कोरिया में खेली गई थी। सैफ अंडर 90 चैंपियनशिप 2023 के विजेता भारत हैं तथा उपविजेता अपना पाकू है। मैच नेपाल में हुआ था। ये अभी भी इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि भारत ने जीता है। सैफ चैंपियनशिप 2023 के विजेता भारत हैं, उपविजेता कुवैत है। ये देखिए, ये सैफ चैंपियनशिप है और ये अंडर 90 वाला सैफ है। तो अंडर 90 वाला सैफ के विजेता भारत बने 23 में, और सैफ चैंपियनशिप भी बने भारत 23 में। तो जो अंडर 90 वाला खेल है सैफ का 23 वाला, वो नेपाल में खेले गए और रनर अप पाकू रहा था। और जो खाली सैफ चैंपियनशिप है ये कुवैत जो है रनर अप रहे थे, और यह मैच इंडिया के बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है। और ये 9वीं टाइटल थी, ये भी VVI करके रखेंगे क्योंकि मैंने अभी इससे पहले ऊपर में बताया था बहुत सारे खेल का कि इंडिया कितनी बार जीते हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 21-23 के विजेता जो हैं ऑस्ट्रेलिया हैं, उपविजेता भारत है। पहली बार जब आपका 19-21 के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चलाया गया था तो पहला विजेता न्यूजीलैंड बना था, और वहाँ पर भी इंडिया रनर अप रहा था। तो 2 एडिशन हुआ है, दोनों एडिशन में इंडिया रनर अप रहा है। राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 महिला
झारखंड राज्य में कराए गए थे। विजेता भारत और उप विजेता जापान रहा था, है ना। एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 चेन्नई में खेले गए, जहां विजेता भारत तथा विजेता मलेशिया रहा है। अब ये 23 का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 24 अभी तुरंत बीते हैं और आपका एग्जाम जनवरी में है ना। तो जो बहुत बड़ा खेल इवेंट है वो बहुत नज़दीक का नहीं पूछेगा क्योंकि भाई 15 दिन पहले का पूछ दिया, है ना। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हंगरी में हुआ है। एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, ऑस्ट्रेलिया विजय बना था 6ठा बार। एशियाई खेल 2022 चीन में हुआ था, 2026 में जापान में होगी। और एशियाई खेल में इंडिया को 107 पदक प्राप्त हुआ था। और आज के जो सवेरे वीडियो आई थी मेंस वाली, उसमें एशियाई खेल में जो भी इंडिया के लिए बड़े बड़े मेजर पदक जीते या पहली बार चेहरा दिखे, उन सभी के बारे में मैंने वहाँ पर वर्णन किया हूँ, अवश्य देख लीजिएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ था, 26 अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगी। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये आपके उड़ीसा में हुए थे, है ना। इसके अलावा डूरंड कप 2024 के विजेता मोहन बागान फुटबॉल क्लब है और उप विजेता पूर्वी बंगाल है। इनके अलावा रणजी ट्रॉफी 2024 के विजेता मुंबई है और उप विजेता विदर्भ है। रणजी ट्रॉफी हो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, विजय हजारे हो, दिलीप ट्रॉफी हो, है ना, इन सब के बारे में पहला ही क्वेश्चन था आज के जो सवेरे वीडियो आया था कि भाई कैसा फॉर्मेट का खेल है, कितने ओवर की होती है, किसके नाम पे रखी गई है, कब स्टार्ट की गई थी, लेटेस्ट कौन जीता, सभी बातों को वहाँ बता दिया हूँ। प्राचीन ग्रंथ किरातुर्जिनियम के लेखक कौन है, तो भारवी है, भारवी, है ना। भारवी पल्लव शासक सिंह विष्णु के दरबारी थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन जो है, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति और बृहत कथा कोश के रचना की थी। तो ये दोनों जो कृत्य हैं ये इनके हैं, किसके, आपके हरिसेन के। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव साहब हैं। गीत गोविंदम के लेखक जयदेव हैं, ये आपके सेन वंश लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। बृहत संहिता के लेखक बराह मिहिर हैं। आमुक्त माल्याद जाम्बती कल्याणम के लेखक कृष्णदेव राय हैं। आमुक्त मल्याद जहाँ तेलुगु में लिखे गए हैं, वहीं जाम्बती कल्याणम संस्कृत में लिखे गए हैं। कृष्णदेव राय संगम विजयनगर साम्राज्य के तीसरे वंश अर्थात तुलुब वंश के जो हैं एक महान शासक हुए। कैसे याद रखेंगे विजयनगर साम्राज्य के चारों वंश को, तो सबसे पहले है आपका संगम वंश जो हरिहर प्रथम के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। 2 नंबर पे आएगा सुलुब वंश, 100 से सेकेंडरी, 100 से सुलुब। और 3 नंबर पे टर्सेरी या फिर तृतीयक या 3, तो तुलुब, है ना, ये टी से होगा। और लास्ट में होगा अरविदु, है ना, अरविदु थोड़ा ऑड लग रहा है तो इसे लास्ट में, तो ऐसे ही याद हो जाएगा भैया। संगम 2 नंबर पे, सेकेंड पे 100 से सुलुब, थर्ड पे जो है टी से थर्ड, तो वहाँ पे आपके तुलुब वंश से हो जाएगा कृष्णदेव राय। तो ऐसे याद कर लेंगे इसे क्योंकि इसका क्रम भी पूछा जाता है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक कौन है, हर्षवर्धन स्वयं है ना। और हर्ष चरित्र जो हर्ष के ऊपर फिल्म मतलब लिखा गया है, बाणभट्ट जो इनके दरबारी कवि हुआ करते थे। इंडिका जो ग्रीस भाषा में लिखी गई है, मेगास्थनीज ने लिखा है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगे बाद में। रेहला जो अरबी भाषा की पुस्तक है, इब्न बतूता ने लिखा है और ये सल्तनत काल में एमबीटी के शासन के दौरान इंडिया आया था। बंगाली तथा असमिया भाषा किस परिवार से है, तो ये इंडो आर्यन फैमिली से है। भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के भाषा परिवार उपस्थित हैं, इनको देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक हिंदी, दूसरे स्थान पे बंगाली और तीसरे स्थान पे मराठी भाषा बोली जाती थी। भारत के कुछ प्रमुख राज्य जहाँ कुछ विशेष भाषा बोली जाती है, जैसे गोवा में कोंकणी, त्रिपुरा में कोकबरोक, है ना, अरुणाचल प्रदेश में गालो, लक्षद्वीप में महे, है ना, मालदीव में दिव्यही। ये सब भाषा जो है ना ये कुछ अलग लेवल की है जो आपके अलग अलग रीजन में बोले जाते हैं। भारत के कुछ शास्त्रीय भाषा जो है ये तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम और कन्नड़, ओडिसी, ये सभी क्या है, शास्त्रीय भाषा है ना। इनके अलावा अभी पाली को भी दे दिया गया है, 5 गो नया जोड़ा गया है। इंडो आर्यन में कौन कौन आएगा, हिंदी, उर्दू, बंगाली, असमी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, नेपाली, उड़िया, कश्मीरी, ये सब इंडो आर्यन भाषा है। द्रविड़ भाषा जो भी साउथ के भाषा हैं वो द्रविड़ भाषा में आ जाएंगे और कुरुख भाषा भी द्रविड़ भाषा में आ जाते हैं, जो साउथ में तो नहीं लेकिन अन्य जगह जरूर बोले जाते हैं। इनके अलावा कुरुख ये आपके छोटा नागपुर रीजन में बोले जाएंगे। पठारी भाई नागपुर महाराष्ट्र वाला नहीं, ये जो है कुरुख जो है ना ये आपके झारखंड, उड़ीसा इत्यादि क्षेत्र में बोले जा सकते हैं। इनके अलावा तिब्बती बर्मन ये आपकी मणिपुरी, अंगामी, बोडो, गारो, त्रिपुरी, मिजो, है ना, ये आपके जो है तिब्बती बर्मन भाषा है। मुंडा
मुंडा, मुंडारी, हो, संथाली, सावरा इत्यादि। ये जो है आपके भाषा फैमिली है, जहाँ किस भाषा फैमिली में कौन कौन से भाषा आता है ये मैंने आपको यहाँ पे बताने का काम किया है। अगला है विशेष आहरण अधिकार को और किस नाम से जानते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट को पेपर गोल्ड के नाम से जानते हैं। विश्व बैंक की सॉफ्ट ऋण, सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्ट ऋण मतलब आसान जो है कर्ज, सॉफ्ट ऋण देने वाली खिड़की के रूप में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को जानते हैं, आईडीए को। गोल्डन फाइबर अपन जूट को कहते हैं, जूट रबी फसल का उदाहरण है। ट्रेजरी बिल की परिपक्वता अवधि 3 प्रकार की है इंडिया में, 91, गुना 2 182 और गुना 2 364, यानी 3 प्रकार के ट्रेजरी बिल की परिपक्वता की अवधि है। मुद्रा आपूर्ति चेन में अप्लाई होने वाली जो पैमाना है या डिस्ट्रिक्ट है, M1 M2 M3 M4 है। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी M1 का होगा, सबसे कम जो है M4 का होगा। जनगणना 11 के अनुसार शिशु लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक दर्ज की गई थी। अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक जो है चाइल्ड आपका सेक्स रेशियो है, और शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को मापते हैं, और उस पर 1000 बच्चों पे बच्चियों की संख्या कितनी है, इस हिसाब से जो है शिशु लिंगानुपात की ज्ञात की जाती है। एक में जनगणना के अनुसार देश में जो है शिशु लिंगानुपात 927 था, जबकि 2011 में जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात 919 रह गया। इसका मतलब जो दशकीय वृद्धि में जो है जो बढ़ना चाहिए लिंगानुपात शिशु वाला, वो घट गया है। समग्र लिंगानुपात देश में 943 है, जिसमें सबसे अधिक लिंगानुपात केरला का है और सबसे कम जो है हरियाणा का है। 2001-11 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या 181 मिलियन से अधिक वृद्धि हुई है, जो सबसे कम वृद्धि दर्शाने वाला डेकेडिकल 1901 से 1921 था। उसको छोड़ दिया जाए तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि 2011 में हुआ था। इसमें जो है दशकीय वृद्धि ओवरऑल 1764 थे, पुरुष में 1719 जो औसत से कम थे, यानी 1764 से कम है, और महिला में अधिक थी 18.12, है ना। जनगणना 11 में अंतिम आंकड़ों के अनुसार 121 मिलियन थे। इसके अलावा महिला कितने थे? 51%, माफ़ कीजिएगा, पुरुष 51% और महिला 48.46% थे। ध्यान रखेंगे। कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के आयु के वर्गों के बच्चों की जो अपना परसेंटेज है वो 13.1% है। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल पर 2024 में ये पार्टिकुलर पॉइंट पूछा गया था, और ये चारों फैक्ट मैंने कल या परसों वाले क्लास से कॉपी किया हूँ। जो किया हूँ वो बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अधिकांश बच्चे नहीं देखेंगे, लेकिन ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक वाइज पढ़ाने के बाद भी, है ना। इनके अलावा जो आपका 2001 में जो चाइल्ड का प्रतिशत था जनसंख्या में 15.9% था, तो चाइल्ड का प्रतिशत कहीं ना कहीं घटा है ना। देश में के 2011 जनगणना के अनुसार किशोर वर्ग जो 10 से 19 वर्ग में काउंट होते हैं किशोर, है ना, तो इसकी संख्या 20.9% है। तो यहाँ पे हमने डेकेडिकल ग्रोथ जेंट्स का देखा अलग, पुरुष का, महिला का देखा अलग, टोटल देखा, शिशु लिंगानुपात देखा देश का कितना 919 रह गए हैं। इसके अलावा शिशु लिंगानुपात जो है घटा है कितना वो देख लिए 2.8% पिछले के तुलना में, अभी कितना है 13.1% है। किशोर की संख्या कितना है 20.9% है। तो कुछ आंकड़े जरूर याद रखें। निम्नलिखित संस्थान में संस्थापक के साथ मिलान सही नहीं है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स सही है। फर्गूसन कॉलेज पूना बाल गंगाधर तिलक सही है। जामिया मिलिया इस्लामिया एनी बेसेंट नहीं, इसमें जो है खिलाफत आंदोलन के नेता पार्टिसिपेट मतलब भाग किए थे, फाउंड किए थे, जैसे अबुल कलाम आज़ाद हो गया, है ना। इनके अलावा अली बंधु हो गए, ये सब, है ना। फर्गूसन कॉलेज ये आपके पूना में है ना। इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक सबसे जाने माने नेता, फिर विष्णु शास्त्री, चिपनुलकर, गोपाल गणेश सागरकर इत्यादि जो है इनके फाउंडिंग में शामिल रहे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में किया था, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था, और लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि करने वाले अंग्रेज थे। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में एनी बेसेंट किए थे, जो बाद में 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हुआ। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के फाउंडर किससे माने जाते हैं? महामाना या मदन मोहन मालवीय को। शांति निकेतन की स्थापना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर 1901 में किए थे। यही शांति निकेतन 1921 में जाके विश्व भारती बन जाते हैं, और इन्हें धरोहर के रूप में 2023 में भारत की तरफ से 41वें धरोहर के रूप में यूनेस्को में चिन्हित किया जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में है ना।
ये इनके फाउंडर में आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आ जाएंगे, जो आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने बाद में। इनके अलावा अली बंधु, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई जो आपका खिलाफत आंदोलन है उनके नेता कौन थे, तो अली बंधु। खिलाफत आंदोलन का समय यहाँ पर लिखा है। यंग बंगाल जो आंदोलन है इनके फाउंडर हेनरी विवियन डिराजियो के द्वारा चलाया गया था। भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था, 2005-06 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2006 में आया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में स्टार्ट किया गया था। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम 1980 में आई थी। अन्नपूर्णा योजना और काम के बदले अनाज, ये भी पूछे जाते हैं। अन्नपूर्णा योजना आपके 2000 में आया था। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1999 में। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में। तो ये थे भैया आज का नहीं और है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत 2008 में हुआ था। अंत्योदय योजना कार्यक्रम की शुरुआत 77-78 में किया गया था। तो ये कुछ योजना है जो आपको ध्यान रखना है, खास करके ये थोड़ा पुराने वर्जन के हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। इनके अलावा प्रसिद्ध गोले मेला महोत्सव का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर के अन्य त्यौहार में आएंगे कंछोत, ये करवा चौथ के जैसा है। रौफ, हिक्कत भी होगा, हिक्कत। कूद डांस, पाथेर भांड, बच्चा नगमा, ये सब आपके जम्मू कश्मीर के हैं। अट्टुकल पोंगल का त्यौहार केरल में मनाया जाता है, जबकि खाली पोंगल तमिलनाडु में मकर संक्रांति के समय, और केरल के भगवती मंदिर में अट्टुकल पोंगल का त्यौहार होता है, ठीक है, महिलाओं के द्वारा। पक्के पागे हॉर्नबिल उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हॉर्नबिल का त्यौहार नागालैंड में, ये कन्फ्यूजन पेयर वाला है भाई। पक्के पागे हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश, खाली हॉर्नबिल कहेगा तो नागालैंड। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव गोवा में मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है मकर संक्रांति के समय। एंथोरियम का त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है, जबकि फुलदेई का त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग पेयर वाला सवाल है, जवाब है। हाल में ही सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा पदाधिकारी कौन बनी है, तो कैप्टन फातिमा वसीम है, जो आपके सियाचिन ग्लेशियर ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली चिकित्सा अधिकारी बनी है, ठीक है। इनके अलावा इससे पहले सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा सिंह बनी थी, लेकिन उसमें मेडिकल वाला शब्द नहीं लगा था। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी दीपिका मिश्रा। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक। आईओसी के प्रथम महिला अध्यक्ष पीटी उषा। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कैमरून लिंडी, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। देश की पहली महिला कमांडो, है ना, पायरा होगा। देश की पहली पैरा महिला कमांडो, पैरा शब्द यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है, पैरा, इसे मैं सही करके दूंगा। देश की पहली महिला पैरा कमांडो पायल छाबरा, है ना, बनी है ना। एंटोनी लेवेजियर ने द्रव्यमान संरक्षण की खोज किस वर्ष की थी, तो 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति भी उसी समय होता है, 1789 में, ठीक है। इसके अलावा आधुनिक रसायन का पिता लेवेजियर को ही कहा जाता है। न्यूलैंडस ने अष्टक का नियम 1865 में दिए थे, और यह कैल्शियम 40 तक ही लागू हो पाया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम 1886 में अपनी बुक प्रिंसिपिया में सबसे पहले बताए थे। 3 गो नियम दिए हैं। डोबेराइनर ने त्रिक का नियम 1817 में दिए थे कि भाई 3 गो तत्व को द्रव्यमान के क्रम में सजाओगे तो बीच वाले का जो आपका गुणधर्म है, पहला और तीसरा के औसत गुणधर्म से मैच करेगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में रिलीज हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में E=mc² दिए थे, जिसके चलते बाद में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत प्रांतों को किसके द्वारा शासित किया जाता था? बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत, अच्छा, बहमनी साम्राज्य में जो प्रांत था उसके मतलब मुख्य कौन होते थे? तरफदार। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सा हुआ करता था? ग्राम, जिसका मुखिया क्या कहलाते थे? ग्रामिक। इसी काल में 10 ग्रामों को संभालने वाले को गोप कहा जाता था। मौर्य काल में आय का संग्रह करने वाला समाहर्ता कहा जाता था, कलेक्टर, है ना। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह है ना, जिन्होंने अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी वंश के फाउंडर है। 1347 का वो काल होता है ना, 1347 का समय होता है। बाद में जो है ये बहमनी वंश में फूट होती है और ये 5 अलग अलग जो है बन जाते हैं। जैसे कौन कौन से? बीजापुर बनते हैं, अहमदनगर बनते हैं, बीजापुर, अहमदनगर। इसके अलावा बरार लिख लीजिएगा, बरार। फिर एगो रहता है बीदर,
है ना, गोलकुंडा, ये 5 गो जो है ना गोलकुंडा, ये अलग अलग बन जाते हैं बहमनी के टूटने फूटने से। ठीक है, तो भैया ये थे आज के आपके सफलता सीरीज की 7वीं क्लास। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा, कोई सा भी कंटेंट चाहिए आप कंटेंट को बाय करके जो है अपने जर्नी को सुगम बना सकते हैं, जीके जीएस का 1 स्टेप सोल्यूशन पा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।